तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइकलसन एंड मोरले ने इस एक्सपेरिमेंट को मोर देन 100 प्लेसेस जो है इसको कंडक्ट किया और हर ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि वहां कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलता, जीरो फ्रिंज शिफ्ट। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो उन्होंने एपरेटस में चेक करके देखा कि भाई आखिर कितना फ्रिंज शिफ्ट जो है वो किसी भी उसमें एग्जिस्ट कर सकता है कंडीशन में। तो उन्होंने L की वैल्यू 11 मीटर, C की वैल्यू आपको पता ही है 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू सोडियम लाइट के लिए 5890 एंगस्ट्रॉम रखकर और वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है एट रैंडम 300 km/s रखकर इसको कैलकुलेट किया। तो उन्होंने देखा कि इट विल कम्स आउट 0.4 फ्रिंजेस। एक्चुअल में ये जो है 0.36 फ्रिंजेस आता है। तो एपरेटस से भी सारी वैल्यूज रखने के बाद उन्होंने देखा कि इट विल कम्स आउट 0.36 फ्रिंजेस, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 0.4 फ्रिंजेस, इतनी फ्रिंजेस आती हैं। तो फ्रिंजेस के केस में जो कैलकुलेशन होती है वो इन एक्चुअल में राउंड फिगर में होती है, 1 फ्रिंजेस, 2 फ्रिंजेस, 3 फ्रिंजेस, ठीक है। 0.36 या 0.5 फ्रिंजेस इसका कोई मतलब नहीं होता है। इंटरफ्रेंस में भी अगर आप देखें तो कहीं पर भी आप जब फ्रिंज की कैलकुलेशन करते हैं तो 1, 2, 3, अगर आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो उसमें भी आपने देखा हो तो वो 1, 2, 3 फ्रिंजेस की फॉर्म में होता है। हाफ फ्रिंजेस या 1/4 फ्रिंजेस या 3/4 फ्रिंज जो है इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होती है। तो अगर हम देखें तो ये 0.36 जो है ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, उसकी रेंज में आ जाती है ये वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपरेटस से फ्रिंज शिफ्ट मिलता ही नहीं। अब फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलने की वजह से क्या हुआ, अगर हम अपनी कैलकुलेशन देखें, चलिए ढूंढते हैं कि आखिर ये फ्रिंज शिफ्ट 0 क्यों हो रहा है। कहीं हमारी कैलकुलेशन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, तो चेक करते हैं इसको। तो n = 0, n = 0 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस फॉर्मूले में इस जगह पर आ रहा है, पाथ डिफरेंस = n लैम्डा। तो अगर हम देखें n की वैल्यू 0 कब हो सकती है, लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता, n की वैल्यू 0 तब हो सकती है जब पाथ डिफरेंस 0 हो, तभी 0 हो सकती है ना, जब पाथ डिफरेंस 0 हो। तो पाथ डिफरेंस 0 कब होगा, तो चलिए पाथ डिफरेंस देखते हैं। पाथ डिफरेंस आ रहा था हमारा इस जगह पर, ठीक है। यहां हमने डिफाइन किया था डेल्टा = C × ΔT, यही डिफाइन किया था ना पाथ डिफरेंस। यस सर। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें कि पाथ डिफरेंस कब 0 हो सकता है, तो पाथ डिफरेंस या तो C 0 हो या ΔT 0 हो, तभी हो सकता है। यस सर। हाँ, C तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ΔT 0 है। और ΔT 0 होने का मतलब क्या हुआ, T1 = T2 है। हाँ, यस सर। T1 = T2 होगा जब भी पाथ डिफरेंस 0 हो सकता है। और T1 = T2, पर यहाँ तो T अलग है, दोनों T1 T2 अलग है। T1 और T2 कब सेम थे, T1 और T2 सेम थे जब वेलोसिटी कंसीडर नहीं होगा। जब नहीं, ये वाला केस याद करिए, यहाँ कितना निकाला था आपने T1, यस सर, जब v मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। 12/c था यहाँ,
यानी Yes. जब ऑब्जर्वर भी अर्थ पर था, Yes. हाँ, तब T1 T2 की वैल्यू 12/c आ रही थी, जब ऑब्जर्वर भी अर्थ पर था। लेकिन इस बार हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर तो ईथर में है, और ईथर में होने के बाद टाइम ये आना चाहिए था, ठीक है, ये टाइम आने चाहिए थे, पर टाइम दिखा रहे हैं कि वो T1 = T2 है। इसका मतलब क्या हुआ, वही वाली सिचुएशन जब मैंने आपको कहा था कि अगर आपके बराबर में एक ट्रेन चल रही है और वो ट्रेन जो है वो 40 की स्पीड से, मतलब आप ही की बराबर स्पीड से चल रही है, आपकी ट्रेन अगर 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मूव कर रही है और बराबर वाली ट्रेन भी 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको बराबर वाली ट्रेन रेस्ट में नजर आई, हाँ, यानी अगर बराबर वाली ट्रेन में कोई भी पर्सन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉल को टॉस कर रहा है, तो आपको अपनी ट्रेन में से वही दिखेगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉल गई है और वैसे ही नीचे आई है। आपको ऑब्लिक पाथ नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों ट्रेन सेम वेलोसिटी से चल रही है। बात समझ में आई? Yes, इस sir. बात का क्या मतलब हुआ, जब फ्रिंज देखिए, फ्रिंज शिफ्ट 0 आया है, जरा सी फ्रिंज शिफ्ट 0 ने कितनी बड़ी कंक्लूजन निकाली कि T1 = T2 है, यानी कि रेस्ट फ्रेम ईथर में से आप देख रहे हैं तब भी टाइम वही आ रहा है जो ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर से मेजर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वही ट्रेन वाली बात कि ईथर भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से अर्थ मूव कर रही है, तभी T1 = T2 आ सकता है। हाँ, Yes, sir. पॉइंट क्लियर हुआ ना ये अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. तभी T1 = T2 आ सकता है जब ऑब्जर्वर भी इसी वेलोसिटी से मूव करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइगन का जो कंसिडरेशन था कि ईथर इज एट कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन, वो गलत है। ईथर तो अर्थ की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इतनी वेलोसिटी उसने कहां से अचीव की? इतनी वेलोसिटी ईथर ने कहां से अचीव की? ये तभी पॉसिबल है जब ईथर अर्थ के साथ सरफेस कांटेक्ट करे, मींस ड्रैगिंग करे। तो हाइगन का जो दूसरा आइडिया था कि ईथर हैज नो ड्रैग, वो भी गलत है। एप्रेडस तो यही कह रहा है कि ईथर ड्रैगिंग करता है, और अगर ईथर ड्रैगिंग करेगा तो वहां डिस्टरबेंस होना चाहिए, पर डिस्टरबेंस का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट वाज द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ईथर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दिस वाज द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो फिर लाइट जो है वो अर्थ तक कैसे आ रही है? तो समय पर ये एक्सप्लेन कर पाना, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना जितना मैंने आपको बताया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उस समय पर ये चीज जो है डिस्कार्ड कर देना कि जो है लाइट किसी मीडियम के थ्रू नहीं आ रही है, बहुत बड़ा टास्क था और काफ़ी प्रॉब्लम अराइज होती। तो आइंस्टाइन ने अपनी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं, वो आपके सिलेबस में है, वो आगे डिस्कस करेंगे उन कैलकुलेशन को। यहाँ पर हम सीधा उसका रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने अपनी कैलकुलेशन में ये पाया कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज है। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बात कैलकुलेट भी हुई
कि लाइट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ सेकेंड मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, इससे मूव करती है। हाँ, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हेल्प से ये प्रूव किया अपनी कैलकुलेशन से कि लाइट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, नो वेलोसिटी कैन बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एक और पॉस्टुलेट यहाँ उन्होंने डेवलप किया। पहला पॉस्टुलेट तो वही डेवलप किया था, ऑल फिजिकल लॉज रिमेन सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। दूसरा पॉस्टुलेट यहाँ ईथर थ्योरी को सेव करने के लिए उन्होंने डेवलप किया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट is constant and remains same in every inertial frame of references. Means velocity of light is absolute. उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेस्ट में है या मूविंग में है, दोनों ही केस में सेम चीज वो शो करती है। ये पॉस्टुलेट उन्होंने डेवलप किया। इसका डेरिवेशन जो है वो आगे आएगा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में, वहां दिखाएंगे तब डिटेल से। तो अब अगर लाइट सेम वेलोसिटी से मूव करती है दोनों ही फ्रेम में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, जब इससे पहले जब यहां पर आपको याद हो, इस जगह पर मैंने कैलकुलेट किया था T2 इक्वल्स टू L/C-V। याद हो मैंने बताया था कि इस तरह से कैलकुलेट होगा ये, प्लस L/C+V। तो कोई भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं मूव कर सकती, यानी C+V का कंसेप्ट खत्म हो गया, C ही रहेगी। ठीक है, और हर फ्रेम में सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि L/C, C-V और C+V का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, मीन्स L/C प्लस L/C एंड इट विल बिकम्स 2L/C। तो देखो 2L/C आ गया A2 का। Yes, sir. अब इसी चीज को हम इस वाली फिगर में देखें। इस वाली फिगर में हमारे पास था C²T² इक्वल्स टू L² प्लस V² T²। पाइथागोरस से कर रहे थे ना इसको हम। Yes, sir. तो यहां से हमने T² की जो वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू आ जाएगी निकलकर L²/C² माइनस V²। और अगर इसके फैक्टर करोगे तो ये फिर से C-V और C+V बन जाएगा, तो उसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो T की वैल्यू जो आएगी यहां से वो आएगी L/C, क्योंकि C² बनेगा, C-V और C+V, इसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, तो C इंटू C² बन जाएगा। तो T की वैल्यू L/C आ जाएगी। तो T1 की वैल्यू होती है 2T, और 2T का मतलब 2L/C। हाँ, देखो T1 भी 2L/C आ गया और T2 भी 2L/C आ गया। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, इसको देकर ईथर रिंग थ्योरी को सेव किया और एक्सप्लेन किया कि ये नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा है। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब समझते हो ना, हमारी पॉजिटिविटी क्या थी, हम क्या चाह रहे थे कि ईथर जो है उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो और अर्थ की वेलोसिटी प्रूव हो। अर्थ की वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखें फॉर्मूला, n की वैल्यू 0 हो जाने पर सब 0 हो जाएगा, v की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस एपरेटस से अर्थ की वेलोसिटी हम निकाल ही नहीं सकते। तो ये हमारा नेगेटिव रिजल्ट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन इन 2 पॉइंट से दिया जाता है नेगेटिव रिजल्ट का, कि क्यों जो है ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, अर्थ की वेलोसिटी 0 हो जा रही है। थर्ड जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, लॉरेंट फिtzgerald कॉन्ट्रैक्शन। ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में ही है, लॉरेंट फिtzgerald कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हम उसको पढ़ा देंगे तब ये समझ में आएगा। ठीक है,
तो आप मुझे याद दिला देना जैसे ही मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं, तो उसके बाद फिर से मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो रिपीट करूंगा। यस सर। तो अभी हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका यहीं फिनिश होता है। अब